हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र अध्याय 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव के विषय में बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं परिचय। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सामाजिक अनुसंधान का विशेष महत्व है। सामाजिक अनुसंधान कोरा सैद्धांतिक अध्ययन नहीं है, बल्कि यह अव्यावहारिक अध्ययन है। इसके लिए अनुसंधान परियोजना निर्धारित करनी पड़ती है। इसके अनुसार व्यवस्थित रूप से कार्य करना पड़ता है। यह कारण है कि सामाजिक अनुसंधान के विषय में अध्ययन करना तथा वास्तव में अनुसंधान करने में स्पष्ट अंतर है। सामाजिक अनुसंधान के लिए किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रूप से जो प्रयास करने पड़ते हैं तथा व्यवस्थित ढंग से जो साक्ष्य तथा तथ्य एकत्र किए जाते हैं, वह अपने आप में एक अच्छा अनुभव होता है। इस अनुभव में भले ही अनुसंधान संबंधी कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता हो, परंतु इसके अध्ययनकर्ता में एक प्रकार के उत्साह का संचार होता है। सामाजिक अनुसंधान का चाहे कोई भी विषय या क्षेत्र हो, प्रत्येक स्थिति में अनुसंधान कार्य के लिए उपयुक्त अनुसंधान पद्धति की आवश्यकता होती है। वैसे जो अध्ययन की अनेक पद्धतियाँ उपलब्ध है, परंतु किसी और समस्या के समाधान के लिए कोई भी पद्धति नहीं अपनाई जा सकती। अतः अध्ययन विषय के निर्धारण के उपरांत अध्ययनकर्ता के लिए अनिवार्य है कि वह विषय के अनुसार उपयुक्त शोध प्रणाली का चुनाव कर ले। यह चुनाव के लिए कुछ तकनीकी कसौटियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि अपनाई जाने वाली अध्ययन पद्धति व्यवहारिक हो। व्यवहारिकता के लिए ध्यान रखने योग्य बात यह है, उपलब्ध समय की मात्रा, व्यक्तियों तथा और सामग्री दोनों के रूप में उपलब्ध संसाधन तथा उन परिस्थितियों का विवरण जिसमें शोध कार्य को आगे चलकर करना होगा। स्पष्ट है कि ये समस्त बातें प्रत्येक अनुसंधान संबंधी कार्य के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट कार्य क्या होता है। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किया जाने वाला व्यवहारिक महत्व का एक कार्य है। इस व्यवस्थित और कार्य में उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता किसी भी सामाजिक समस्या का चुनाव करता है और साथ ही साथ वैज्ञानिक ढंग से समस्या की प्रकृति को जानने के लिए स्वयं संबंधित क्षेत्र में जाता है, आवश्यक तथ्यों का और संकलन करता है। तथ्यों को और संकलित करने के बाद उसका निश्चित क्रम में निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रशिक्षण करता है। इसके आधार पर निश्चित और निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। तथ्यों के संकलन के लिए मुख्य रूप से सर्वेक्षण विधि को ही अपनाया जाता है। यानी परियोजना विधि के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो सर्वेक्षण करता होता है वह स्वयं उस स्थान पर जाता है जहां पर उसका अध्ययन करना होता है और वास्तविक तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद फिर उसको एक क्रमबद्ध तरीके से निरीक्षण, वर्गीकरण और परीक्षण सभी कार्य किए जाते हैं। फिर उसके आधार पर जो है परियोजना विधि को आगे बढ़ाया जाता है। समाजशास्त्र परियोजना कार्य विधि को प्रारंभ करने का श्रेय किलपैट्रिक को है। परियोजना कार्य दो शब्दों में मिलकर बना है। ये शब्द परियोजना तथा कार्य और साथ ही साथ परियोजना और कार्य के अंतर्गत परियोजना का अर्थ है योजना तथा कार्य से आशय, कार्य प्रणाली अथवा विधि। इस आधार पर कहा जा सकता है परियोजना कार्य से आशय है परियोजना की कार्य प्रणाली। परियोजना कार्य की व्यवस्थित परिभाषा कुछ विद्वानों से निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित की है। सबसे पहले आता है किलपैट्रिक की परिभाषा। किलपैट्रिक ने परियोजना कार्य को इन शब्दों में परिभाषित किया है। परियोजना वह कार्य है जो पूर्णतः संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। आगे परियोजना कार्य के गुण और दोष क्या है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्य तरीकों या विधियों में ही और समान परियोजना कार्य के भी और गुण और लाभ या दोष हानियाँ हैं। तटस्थ मूल्यांकन के लिए परियोजना कार्य के गुण और दोषों को संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है। सबसे पहले आता है परियोजना कार्य के गुण या लाभ। नंबर 1 पर है अध्ययनकर्ता में आत्मविश्वास का विकास होता है। परियोजना विधि के अंतर्गत जो अध्ययन करता होता है उसके अंतर्गत आत्मविश्वास पैदा होता है। परियोजना कार्य के आयोजन उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के दौरान अध्ययनकर्ताओं विशेष रूप से छात्रों में एक विशेष प्रकार के आत्मविश्वास का विकास होता है। नंबर 2 अध्ययनकर्ता में सामाजिक भावना का विकास होता है।
सामान्य रूप से परियोजना कार्य अपने आप में एक टोली कार्य या टीम और वर्क के रूप में किया जाता है, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य जो होता है वह किसी एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, एक पूरी टोली और वर्क टीम के रूप में कार्य किया जाता है। टीम के सभी सदस्य परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं तथा एक दूसरे की ओर अधिक से अधिक सहायता करते हैं। इस व्यवस्था के कारण संबंधित सहकर्मियों में सामाजिक भावना का समुचित विकास हो जाता है। नंबर 3 है अध्ययनकर्ताओं को विकास के समान अवसर मिलते हैं। परियोजना कार्य के परिचालन में टीम के सभी सदस्यों को कार्य करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सदस्यों के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इस व्यवस्था के कारण सभी अध्ययनकर्ताओं को अपने समुचित विकास का अवसर प्राप्त हो जाता है। 4, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति। परियोजना कार्य में सम्मिलित होने वाले टीम के सदस्यों को अध्ययन क्षेत्र के कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। वे सूचना और स्रोतों से प्रत्यक्ष और संपर्क स्थापित करते हैं। इससे अध्ययनकर्ताओं को निश्चित रूप से व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5 है अध्ययन से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। परियोजना कार्य का आयोजन जिस प्रक्रिया के रूप में किया जाता है उसे अध्ययनकर्ताओं को एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। वे खुलकर तथा स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक सभी कार्य करते हैं। इससे एक और विशेष प्रकार की मनोवर्ती संतुष्टि की प्राप्ति होती है। वह है परियोजना कार्य के 2 हानियाँ। ज्ञान प्राप्ति का एक महंगा विकल्प है। परियोजना कार्य के आयोजन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके लिए क्षेत्र में रहने जाने और आने जाने और आवश्यक उपकरण यंत्रों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने के कारण काफ़ी और अधिक खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह ज्ञान प्राप्ति का एक महंगा विकल्प है। नंबर 2 है परियोजना कार्य के लिए विषय का चुनाव मुश्किल है। परियोजना कार्य की विशिष्ट प्रकृति होने के कारण इसके लिए उपयुक्त विषय के चुनाव अध्ययन से संबंधित समस्या के निर्धारण का कार्य अपने आप में कठिन है। समुचित एवं तथा उपयोगी विषय न मिल पाने पर आयोजित प्रोजेक्ट कार्य प्राय असफल व अनुपयोगी सिद्ध होता है। 3rd पॉइंट है अध्ययन में क्रमबद्धता नहीं रह पाती। परियोजना कार्य का एक दोष यह भी है कि इस अध्ययन में आवश्यक क्रमबद्धता को बनाए रखना प्राय कठिन है। पर्याप्त क्रमबद्धता न पाए जाने पर या न होने पर प्राय सही परिणाम नहीं मिल पाते हैं। परियोजना कार्य और प्रोजेक्ट कार्य अपने आप में व्यावहारिक एवं उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने का एक विशिष्ट ढंग है, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य अध्ययन पद्धतियों के समान इस पद्धति के गुण और दोष दोनों होते हैं, परंतु यदि पूर्ण और सहजता से अध्ययन या आयोजन किया जाए तो निश्चित रूप से यह ज्ञान प्राप्ति का एक अच्छा ढंग है, जिससे अध्ययनकर्ताओं को भी संतोष और आनंद प्राप्त होता है। सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान का अभिप्राय समाज, सामाजिक और जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समस्याओं आदि को वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा इनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अधिकतर इसका प्रयोग सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं के कारण परिणामों को समझने के लिए किया जाता है, ताकि उनका और समाधान किया जा सके। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किए गए अनुसंधान को वैज्ञानिक और अन्वेषण भी कहा जाता है, जिससे वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रमुख और चरण वही है जो सामाजिक अनुसंधान या वैज्ञानिक पद्धति के हैं। और वस्तुतः वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित पद्धति या कार्य प्रणाली है, जिसका प्रयोग सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के मौलिक सोपान कौन कौन से हैं? सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक अन्वेषण के कुछ मौलिक चरण या सोपान हैं, जिन्हें इसी क्रम में सभी वैज्ञानिक अध्ययनों में अपनाया जाता है। प्रमुख चरण निम्नलिखित है। कौन कौन से चरण हैं उसके बारे में हमने बताएंगे। सबसे पहले बताया गया है कि विभिन्न और विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधान के मौलिक चरणों का परस्पर मिलता जुलता वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इस वर्गीकरण के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के सामान्य और सोपान चरणों का विस्तृत और परिचय निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। सबसे पहला आता है समस्या का चुनाव। किसी भी अन्वेषण करने वाले या कह सकते हैं अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले जो है समस्या का चुनाव करना पड़ता है, उसी के आधार पर जो है वो प्रोजेक्ट कार्य किया जाता है। समस्या का चुनाव कैसे? प्रत्येक अनुसंधान के क्षेत्र में समस्या निर्धारण का विशेष महत्व होता है। यह अनुसंधान का प्रथम चरण होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चरण है। इसकी सफलता का पूरा अनुसंधान की सफलता निर्भर करती है। अनुसंधान योग्य ठीक समस्या के निर्धारण को आधे अनुसंधान के बराबर माना जाता है। आगे बताया गया है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण एक ऐसी और समस्या या चयन है जिसका और समाधान किया जा सकता है। समस्या के निर्धारण के समय इस और बात का ध्यान रखा जाता है कि यह अन्वेषण योग्य है
अर्थात समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका समाधान और अनुभव वास्तविक और अध्ययन द्वारा संभव हो सके। आगे है दूसरा, उपकल्पना का निर्माण करना, यानी कि उपकल्पना का निर्माण करना भी अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति का दूसरा और महत्वपूर्ण जो चरण है वह उपकल्पना का निर्माण करना है। प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान की पूर्ण प्रक्रिया का प्रमुख और उद्देश्य उपकल्पना या सत्यता असत्यता की वैज्ञानिक जांच करना है। सत्य और असत्य की उपकल्पना एक क्या है, काल्पनिक प्रस्तावना है जिसको हम इमेजिन करते हैं, जिसकी जांच की जा सकती है। अधिकांश और विद्वानों का कहना है कि हम अनुसंधान में एक और कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते यदि हम संभावित व्याख्या अथवा समस्या के समाधान के बारे में पहले से न सोचे। काल्पनिक और व्याख्या तथा स्रोत और विषय वस्तु और भूतकालीन ज्ञान है, और जब इनका निर्माण प्रस्तावनाओं के रूप में किया जाता है तो इन्हें उपकल्पना कहा जाता है। परंतु और प्रस्तावनाओं को प्रकृति और ऐसी होनी चाहिए जिसके और प्रामाणिकता की जांच हो सके। यदि किसी और उपकल्पना की प्रामाणिकता की जांच नहीं की जा सकती तो वह और प्रस्तावनाओं की उपकल्पना नहीं और कह सकते। नंबर 3 है चरों का चयन करना। चरों का अर्थ परिवर्तित और होने वाला और विषय तत्व है। समस्या से संबंधित अनेक विषय हो सकते हैं तथा अनुसंधानकर्ता प्रत्येक और विषय का अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए उसे अनुसंधान समस्याओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चरों का चयन करना पड़ता है जिन्हें वह अपनी समस्या से संदर्भ में अधिक अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण मानता है। चरों का चुनाव किस और प्रकार किया जाएगा, इसके लिए कोई विशेष नियम और सिद्धांत नहीं है। समाजशास्त्री को एक और सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने के लिए विभिन्न और अन्य चरों को चुनना पड़ता है जिससे कि वह और अमुक और सामाजिक और तथ्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या कर सके। नंबर 4 है निर्देशन। वैज्ञानिक पद्धति में निर्देशन एक महत्वपूर्ण चरण है जिसके और द्वारा हम अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन की जांच और वाली इकाई का चयन करते हैं। निर्देशन समग्र का एक छोटा भाग है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसंधानकर्ता संपूर्ण और समग्र का अध्ययन नहीं कर सकता, और यदि और हम समग्र का अध्ययन भी नहीं कर सकते तो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब और समग्र के एक अंग का अध्ययन पर्याप्त है उसमें और वैज्ञानिक और निष्कर्ष निकले जा सकते हैं। ऐसे संपूर्ण के अध्ययन में तो और संपूर्ण और का अध्ययन क्यों किया जाए। साथ ही अनुसंधानकर्ता के पास सीमित और समय और धन होता है। समग्र की विशालता के कारण वह समग्र का अध्ययन न करके और उसके एक छोटे और भाग का अध्ययन करता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 5 तथ्यों का संकलन करना। इकाई का चयन और कर लेने के बाद उपकल्पना से संबंधित और सूचनाओं का संकलन किया जाता है। सूचनाओं का संकलन और उनके प्रविधियों की सहायता से किया जाता है। तथ्यों का संकलन करने के लिए 2 स्रोतों का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाता है। नंबर 6 पॉइंट है हमारे पास एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण या सारणीकरण। इस चरण के अंतर्गत एक वैज्ञानिक अपने द्वारा संकलित तथ्यों का अध्ययन वस्तु के पृथक अंगों के हिसाब से वर्गीकृत करता है ताकि वह पृथक इकाइयों के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अध्ययन वस्तु का समग्र रूप से और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। तथ्यों का वर्गीकरण करने से संकलित और तथ्यों का सरल किया जा सकता है, किंतु और इस प्रकार के वर्गीकरण में एक वैज्ञानिक को पूर्ण और सतर्कता रखनी चाहिए। जिसके जितनी योग्यता और जितने धैर्य से एक वैज्ञानिक अपने द्वारा संकलित और तथ्यों का वर्गीकरण करता है उतना ही अनुसंधान और कार्य सरल हो जाता है। तथ्यों का आवश्यकता के अनुसार वर्गीकरण करना ही एक वैज्ञानिक की सफलता का द्योतक होता है। 7th और पॉइंट है हमारे पास तथ्यों का निर्वचन और या प्रतिपादन करना। तथ्यों का सारणीकरण के रूप में प्रस्तुत करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है ताकि निष्कर्ष निकाले जा सके। तथ्य संकलित तथ्यों में सारणीकरण से पता चल जाता है किन चरों में परस्पर संबंध है, और निर्वचन के समय काफ़ी और सावधानी रखनी पड़ती है। निर्वचन का आधार केवल और तथ्य ही होने चाहिए। तथ्यों से संबंध में निर्वचन और सांख्यिकीय त्रुटियों को सामने रखकर किया जाता है। किसी भी प्रकार के और तथ्य क्यों न हो, निर्वचन का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता के कंधों पर है। 8 पॉइंट है सामान्यीकरण या नियमों का प्रतिपादन करना। सामान्यीकरण के अंतर्गत वह वैज्ञानिक और अवलोकन या संकलन या वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन वस्तु से संबंधित विभिन्न नियमों का निर्माण करता है। अध्ययन वस्तु से संबंधित विभिन्न और नियमों का निर्माण करने के लिए एक वैज्ञानिक और विभिन्न और पद्धतियों का अनुसरण करता है। एक वैज्ञानिक नियम प्रतिपादन का कार्य इस और ढंग से करता है वह अपनी और अध्ययन वस्तु के संबंध में निश्चित स्पष्ट व अपरिवर्तनशील नियमों का निर्माण कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट लेखन। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण जो है वह प्रतिवेदन ये तैयार करना है। प्रतिवेदन को इस महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है क्योंकि और इसमें अन्य सभी चरणों का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। विवरण इस प्रकार से दिया जाता है ताकि और इसे पढ़ने वाले लेखक को कहना चाहता है उसे समझ आ सके। अध्ययन के समय आई कठिनाइयाँ तथा अन्य अनुभवों का भी और संक्षेप में विवरण दिया जाता है। जो तकलीफ़ या कह सकते हैं जो परेशानियाँ अध्ययन के दौरान आई है वो भी इसमें संक्षेप में दी जाती है। और प्रतिवेदन के लेखक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है कि जिसे और लिखते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि इसका उद्देश्य अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं को संबोधित न करके अन्य व्यक्तियों को अपने अनुसंधान की जानकारी देना है। रिपोर्ट को विषय के विशेषज्ञों से लेकर विषय के छात्रों और अन्य रुचि रखने वाले व्यक्तियों तथा अनुसंधान उपभोक्ता द्वारा पढ़ा जाना है, इसलिए इसे लिखने में काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। पद्धति कह सकते हैं कि पद्धति आगे हमारे पास नेक्स्ट है साक्षात्कार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार क्या होता है? सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली पद्धति साक्षात्कार है। आज यह एक सर्वप्रचलित एवं सर्वोपरि पद्धति मानी जाती है। मुख्य रूप से प्रयोग में होने के साथ साथ अन्य पद्धति अवलोकन, अनुसूची इत्यादि में एक सहायक पूरक पद्धति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें अन्वेषणकर्ता सूचना और दाता से आमने सामने, इंटरव्यू मीन्स मतलब होता है आमने सामने, सूचना और दाता अन्वेषणकर्ता आमने सामने की परिस्थितियों में समस्या से संबंधित प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर और प्राप्त करता है। इससे और सूचना दाताओं को मनोवृत्ति और दृष्टिकोण का भी पता चल जाता है। आगे साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होती है? साक्षात्कार का अर्थ कार्यकर्ता उत्तरदाता के बीच आमने सामने के संपर्क स्थापित करके कुछ ऐसे रहस्यों का पता लगाना या उनकी जानकारी प्राप्त करना है जिनको उत्तरदाता के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता। इस प्रकार की जानकारी अन्य किसी और प्रविधि के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार की जानकारी प्रायः प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नोत्तर प्रणाली के द्वारा की जाती है। उत्तरदाता से साक्षात्कार और सामने बैठकर प्रश्न पूछता है। कार्यकर्ता उत्तरदाता द्वारा दिए गए कुछ और उत्तरों को नोट कर लेता है और शेष जानकारी मौखिक रूप से ही प्राप्त कर ली जाती है। अब बात करेंगे, कुछ विद्वानों ने साक्षात्कार की परिभाषा दी है जिसके बारे में जानेंगे। गुड और हेड के अनुसार साक्षात्कार मौखिक रूप से सामाजिक और अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है परिभाषा पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक व्यवस्थित पद्धति माना जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो साधारणतः उसके लिए तुलनात्मक दृष्टि से अपरिचित है। नेक्स्ट है हमारे पास साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, इंटरव्यू के उद्देश्य क्या होते हैं। नंबर 1 पर आता है प्रत्यक्ष संपर्क। साक्षात्कार का सबसे प्रमुख उद्देश्य साक्षात्कारकर्ता का सूचनादाता में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना है, जिससे उसे अनुसंधान समस्याओं से परिचित कराकर उससे सहयोग लिया जा सके। प्रत्यक्ष संपर्क अधिक विश्वसनीय और सूचनाएं एकत्र करने में सहायक है। नंबर 2 व्यक्तिगत सूचनाएं क्या होती है। साक्षात्कार का दूसरा उद्देश्य सूचनादाता से प्रत्यक्ष और संपर्क स्थापित करके उससे समस्या एवं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना है, जिसमें साक्षात्कारता सूचनादाता की भावनाओं को भी जानने का प्रयास करता है। थर्ड पॉइंट पूर्ण जानकारी। साक्षात्कार का एक अन्य उद्देश्य सूचनादाताओं से अनुसंधान की समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। कई और बार साक्षात्कार अनौपचारिक वार्तालाप के रूप में होता है, जिससे सूचनादाता काफ़ी और जानकारी देते हैं। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न और पहलुओं की जानकारी। साक्षात्कार का उद्देश्य विभिन्न और प्रकार के पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर समस्या की प्रकृति को ठीक प्रकार से समझाने में सहायता प्रदान करता है। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार जैसे केंद्रीय साक्षात्कार, औपचारिक, अनौपचारिक साक्षात्कार इत्यादि समस्या के सभी पहलुओं के विषय में जानकारी और प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। फिफ्थ पॉइंट अवलोकन संभव। साक्षात्कार का एक अन्य उद्देश्य अवलोकन को भी संभव बनाना है। साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता सूचनादाताओं से समस्याओं के बारे में बातचीत नहीं
करता, अपितु उसके चेहरे पर आने वाले मनोभाव से उसके द्वारा बताई गई सूचनाओं की सत्यता के बारे में अनुमान भी लगाता है। अतः उससे अवलोकन प्रविधि एक पूरक और प्रविधि की भूमिका निभाती है। 6 पॉइंट, आंतरिक और भावनाओं का ज्ञान। साक्षात्कार का एक अन्य उद्देश्य सूचनादाताओं की आंतरिक भावनाओं का पता लगाना है। यंग का कहना है कि साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति माना जा सकता है जिसके द्वारा साक्षात्कार सूचनादाता के आंतरिक और जीवन में अधिक या कम काल्पनिक रूप से प्रवेश करता है, जिससे उसे सूचनादाताओं की आंतरिक भावनाओं का काफ़ी समय सीमा तक पता चल सकता है। वह उसके चेहरे पर आने वाले उतार चढ़ाव को सरलता से देख सकता है और इस प्रकार इस बात का भी अनुमान लगा सकता है कि सूचनादाता सही और सूचना दे रहा है या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है उपकल्पनाओं का निर्माण करना। साक्षात्कार का अंतिम उद्देश्य साक्षात्कारकर्ता को उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। साक्षात्कार को उपकल्पनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, जिसके और समस्या के विभिन्न और पक्षों के बारे में यथेष्ट और जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी उपकल्पना के निर्माण का स्रोत होती है। आगे साक्षात्कार के विभिन्न और प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर आता है उद्देश्यों या कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला आता है कारक और परीक्षक और साक्षात्कार। दूसरा है उपचार संबंधी साक्षात्कार। तीसरा है अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार। नेक्स्ट है हमारे पास औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आता है औपचारिक साक्षात्कार। औपचारिक साक्षात्कार क्या है? इस प्रकार के साक्षात्कार को नियंत्रित साक्षात्कार भी कहते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार करदाता से पूर्व निश्चित प्रश्नों को पूछ सकता है और इन प्रश्नों को पूछने में अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता, न ही और इन प्रश्नों से हटकर दूसरे प्रश्न पूछ सकता है। इसे संचालित साक्षात्कार, व्यवस्थित साक्षात्कार अथवा नियोजित साक्षात्कार भी कहा जाता है। नंबर 2, अनौपचारिक साक्षात्कार क्या होता है? अनौपचारिक साक्षात्कार को अनियंत्रित साक्षात्कार या असंचालित साक्षात्कार या अव्यवस्थित साक्षात्कार या अनियोजित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता पर किसी प्रकार के पूर्व निर्मित प्रश्नों को पूछने का कोई नियंत्रण नहीं होता। साक्षात्कारदाता भी प्रश्नों के उत्तर स्वतंत्र रूप से देता है। यह एक प्रकार से मुक्त वातावरण के रूप में होता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समस्या के विभिन्न पहलुओं पर सूचना और प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह है हमारे पास उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1 पर आता है व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है? व्यक्तिगत साक्षात्कार में जैसा कि और इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी और व्यक्ति के बारे में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सूचनादाता से औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से और समस्या की प्रकृति के अनुकूल एक के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में केवल सूचनादाता और अन्वेषणकर्ता ही उपस्थित रहते हैं। दूसरा है सामूहिक और साक्षात्कार। व्यक्तिगत और साक्षात्कार के और विपरीत सामूहिक साक्षात्कार जैसी और इसके नाम से स्पष्ट है कि एक ही समय में अनेक और सूचनादाताओं से सूचना एकत्र करने से संबंधित साक्षात्कार है, जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार के दोष और समाप्त हो जाते हैं। जब एक सदस्य उत्तर देता है तो अन्य और सदस्य उसकी पुष्टि करते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार से प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अध्ययन पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आता है कि गैर निर्देशित साक्षात्कार होता है, केंद्रीय साक्षात्कार होता है, पुनरावर्तित साक्षात्कार होता है और गहन साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के आधार पर जो है व्यक्ति से संबंधित जुड़ी हुई बातों को जाना जाता है और उनको उनसे संबंधित जो भूतपूर्व में घटित होने वाली घटनाओं को अध्ययन में लाया जाता है और उन प्रश्नों से संबंधित उसके व्यक्ति से संबंधित जानकारी को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको परियोजना विधि और साक्षात्कार के विषय में आपको बताया और फिर भी कोई भी आपको अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और इनसे विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से कट करना है जी? ऊपर से? बस बटन पर क्लिक कर दो।